बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान बशीर और आज की इस वीडियो में हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट नंबर 5 कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम सेक्शन है उसमें से प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2012 पीका कॉरपोरेशन बॉट 60% ऑफ स्लेव कॉरपोरेशन बाय पेइंग ₹76,000 कैश। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द टू कंपनीज एज एट 31 दिसंबर 2012 और एज फॉलोज। हमारे पास दोनों कंपनीज़ के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ पीका इंक्लूड ₹7,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्राम स्लेव एट कॉस्ट प्लस 25%। कि जो हमारे पास पीका कॉरपोरेशन है उसकी जो उसका जो स्टॉक है 16,000, इसमें से जो ₹7,000 परचेज़ किया गया है स्लेव कंपनी से, उसकी जो वैल्यू है वो अबाउट 25% कॉस्ट पे है। तो इसकी अब हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पे अमाउंट एक्चुअल में ऐड करनी है। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास है पीका ग्रुप वैल्यूज़ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 45,000। इसका हमने 30% एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना है। An impairment loss of ₹1,500 is to be charged against goodwill at the year end। तो ₹1,500 हमने गुडविल से जो अमाउंट है वो चार्ज करना है। स्लेव एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। और जो स्लेव का प्रॉफिट था 31 दिसंबर का वो हमारे पास है 10,000। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी जो की है, इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बोल्ड नज़र आ रही हैं। जैसे हमारे पास गुडविल की वैल्यू है, शेयर कैपिटल की है, रिटेन अर्निंग की है, NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू है, और इस तरह से यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू भी है। इनकी जो कैलकुलेशन है, मैंने एक सेपरेट सी स्लाइड के ऊपर मैंने इसको कैलकुलेट किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ कि ये हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन की जो फिगर थे वो हमने ऐड करके लिखे हुए हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट की, तो 1,20,000 में हमने ऐड किया 1 लाख रुपये, तो हमारे पास 2,20,000 आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 70,000। अब जो 70,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, इसमें क्योंकि ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, अमाउंट पे की है, तो 70,000 क्योंकि जो टोटल हमने अमाउंट पे किया है 76,000 पे की है। जबकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की जो पोर्शन है वहाँ पे 70,000 अवेलेबल थे। तो डेफिनेटली हमने 6,000 कैश से पे किए हैं, तभी जाके हमने 76,000 की अमाउंट पे की है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है। इट्स मीन क्या है कि जो 70,000 यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने टोटल अमाउंट पे की है वो 76,000 पे की है। जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मद में हमारे पास 70,000 थे और जो रिमेनिंग 6,000 थी वो हमने कैश से लेके 60% जो है वो हमने पे किया है स्लेव कंपनी को। अब आप जो इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे आप गुडविल की वैल्यू देख रहे हैं 19,500, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फिर अभी तो आप इस वैल्यू को देख लें, बाद में इसका जो कैलकुलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। शेयर कैपिटल की वैल्यू हमारे पास है 60,000। हम एग्जैक्ट ये लिखेंगे क्योंकि जो पीका कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है इस वक्त, तो उसी का कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास रिटेन अर्निंग की जो वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 1,50,000 दी हुई हैं, तो हमने
यहाँ पे 1,54,940 रुपीज़ लिखी हुई है। इसकी भी कैलकुलेशन है वो हम आपके साथ नेक्स्ट शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी हमने शेयर करनी है 47,130 रुपीज़। इस तरह हम एसेट साइड का अगर टोटल करें जो हमारे पास प्रॉपर्टी एंड प्लांट और गुडविल थी, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है 2,39,500 और लायबिलिटी साइड के ऊपर हमारे पास ये टोटल शो हो रहा है 2,62,100 रुपीज़। अगर हम स्टॉक और डेटर की बात करें तो स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट हुई है। जैसे वो बात कर रहा है कि स्टॉक ऑफ पीगा कंपनी इंक्लूड 7,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्राम स्लेव एट कास्ट प्लस 25%। तो जो कास्ट की वैल्यू है वो 25% अबव कास्ट में जो गुड्स की वैल्यू थी वो अबाउट 25% है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे कि 16,000 हमारे पास टोटल स्टॉक था, इसमें से 7,000 जो थी हमने परचेजिंग की हुई थी स्लेव कंपनी से। अब 7,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो हमारे पास 1,400 रुपीज़ आएंगे। ये हमारे पास अबव कास्ट की वैल्यू थी जिसको हमने माइनस करना है 7,000 रुपीज़ से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5,400 रुपीज़। अभी जो 5,400 रुपीज़ हैं उसको हमने जो रिमेनिंग हमारे पास 9,000 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा था 16,000 में से जब हम माइनस करेंगे 16,000 में रुपीज़ से जब हम 7,000 रुपीज़ माइनस करेंगे हमारे पास 9,000 रुपीज़ आएगा। तो 9,000 में अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है 5,400 रुपीज़ वो हम ऐड करेंगे तो 14,400 रुपीज़ आएगा। अब 14,400 रुपीज़ में आप 14,000 जो स्लीव की जो हमारे पास स्टॉक है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 28,400 रुपीज़ वैल्यू आ रही है जो आप देख रहे हैं। ठीक हो गया, 24,600 रुपीज़। तो ये हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है। इसी तरह से डेटर की हमने वैल्यू एग्जैक्ट लिख ली है। कैश 15,000 क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसमें से जो 6,000 है वो हमने इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो अभी मैं बात कर रहा था पे कर लिया है, क्योंकि 70,000 रुपीज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू थी। हमने जो एक्सेस अमाउंट पे किया है 6,000 रुपीज़, तो वो फिर हम कैश से माइनस कर लेंगे। जो टोटल हमारे पास कैश की वैल्यू है वो 11,000 रुपये हम लिख लेंगे। लोन 80% वो एग्जैक्ट वैल्यू लिख लिया है और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास हैं 45,000। अगर मैं इसकी जो नेक्स्ट वर्किंग है उसको आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास वर्किंग एट एक्विजिशन है और एट रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो वर्किंग नोट था उसकी में हम बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे शेयर कैपिटल का वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास शेयर कैपिटल दिए हुआ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग हमारे पास 40,000 है, जबकि रिटेन अर्निंग की वैल्यू हमारे पास 60,000 है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और जो रिपोर्टिंग हुई है क्वेश्चन में वो हमारे पास 70,000 है, और जो हमारे पास लॉस है वो हमारे पास आ रहा है जी 1,400 रुपीज़। तो इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू आ रही हैं, और हमारे पास इस साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 लाख रुपीज़ आ रही हैं। जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू थी वो हमारे पास 45,000 जो कि एडजस्टमेंट में अवेलेबल है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्योंकि 30% हमने शामिल करना था, तो 1 लाख से 1,08,600 रुपीज़ में से हमने 1 लाख रुपीज़ को माइनस किया, हमारे पास 8,600 रुपीज़ आ गया। उसको जो हमने 30% लिया हमारे पास 2,580 वैल्यू आ रही है। लेस इम्पेयरमेंट लॉस आप क्वेश्चन से देख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास वैल्यू 450 आ रही है। तो ये हमारे पास NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह से गुडविल की वैल्यू 76,000 टोटल इन्वेस्टमेंट थी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी हुई है 45,000, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। इसमें से हमने जो एसेट हमने एक्वायर्ड की उसकी वैल्यू हमने माइनस की, हमारे पास 21,000 आ रहा है। इसमें से जो एडजस्टमेंट में लॉस दिया हुआ है वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास 19,500 गुडविल की वैल्यू आ रही है, जो अभी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। वहाँ पे सेकंड फिगर है एसेट साइड के ऊपर। रिटेन अर्निंग की बात हो रही थी, वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 50,000 पड़ी हुई हैं।
क्वेश्चन में। इसमें जो हमने प्रॉफिट जो हमने शामिल किया वो 8600 का 70% हमने शामिल किया। टोटल वैल्यू हमारे पास आप नीचे देख सकते हैं 1,56,020 इसमें से हमने लास्ट को माइनस किया जो हमारे पास 1050 रुपीज़ आ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनकी मैंने कैलकुलेशन नहीं दी, जैसे हमारे पास ये वैल्यू लॉस की है और इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लॉस की है। तो ये आप पे बी ऑफ कर रहा है कि आप इसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। और ये मैं समझ एक किस्म का ये टास्क है आपके लिए कि कुछ आप भी कैलकुलेशन करें ताकि आपको भी समझ आए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से ली गई हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें, आपको बात समझ आ जाएगी। उसके बाद ये जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है ये 60,000 रुपीज़, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये सम स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन होगा। तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये देखें आप एडजस्टमेंट में वैल्यू दी हुई 10,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो वो हमने रिपोर्टिंग के टाइम के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 70,000 है। तो जब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमने वो 10,000 रुपीज़ माइनस कर लिया, हमारे पास एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 60,000 रुपीज़ एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे इबाम में रखा हुआ है ताकि आप खुद थोड़ा सा स्टडी कर लें और उनको अंडरस्टैंड कर लें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कुछ लेंथी था, तो आप इसको होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।